हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति और उस स्थिति को पढ़ने से पहले उसका परिचय प्राप्त करेंगे, क्योंकि संविधान को समझने के लिए आपको पहले उसकी भूमिका पता होनी चाहिए। आप सबको पता है कि राजभाषा हिंदी हमारी 14 सितंबर 1949 को हम हिंदी दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं और 1949 में 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था हमारे संविधान में। ये आप सबको मालूम है। और उस 14 सितंबर के आसपास हम हिंदी पखवाड़ा, हिंदी सप्ताह, हिंदी दिवस मनाते हैं। सरकार की तरफ से और सरकारी सभी कार्यालय हैं उनमें, और अब तो प्राइवेट में भी कुछ कार्यक्रम करे जाते हैं जिससे कि हम हिंदी को और आगे बढ़ा सकें और उसका विकास कर सकें। अभी राजभाषा किसे कहते हैं, सबसे पहला प्रश्न आता है कि राजभाषा किसे कहते हैं। आपको पता होगा, पर कंफ्यूजन बच्चों को होता है राष्ट्रभाषा, राजभाषा और राज्य भाषा में। तो ये तीनों अलग अलग शब्द हैं। तो राष्ट्र मतलब किसी राष्ट्र की भाषा, राज मतलब देश, किसी देश की भाषा, वहाँ की राष्ट्रभाषा कहलाती है। लेकिन हम अभी हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि हमारी हिंदी पूरे देश में नहीं बोली जाती। हमारा देश बहुभाषी देश है, यहाँ पर बहुत सारी बोलियाँ और भाषाएं हैं। तो हम हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं कहते, हम इसको राजभाषा कहते हैं। राजभाषा मतलब राज्य की भाषा नहीं, राजभाषा मतलब जहाँ पर प्रशासनिक कार्य, ऑफिसेज के, सरकार के सारे काम जिस भाषा में होते हैं उसको राजभाषा कहते हैं। राज्य भाषा मतलब अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषा, तो वो होती है प्रांतीय भाषा। राजभाषा कौन सी होती है? राजकाज, जिसमें किसी भी राज्य या देश की घोषित भाषा होती है, जो सरकार द्वारा घोषित भाषा होती है, डिक्लेयर्ड कि ये हमारी राजभाषा है, इसमें सभी कामकाज होंगे। तो राजभाषा प्रशासनिक कार्यों और सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाती है। राजभाषा किसी देश का प्रतिनिधित्व करती है। अगर कोई बोले कि भारत की भाषा राजभाषा क्या है, तो हिंदी है। यानी हमारी हिंदी जो है हमारे देश की पहचान है, उसका प्रतिनिधित्व करती है, उसको रिप्रेजेंट करती है। राष्ट्रभाषा किसी देश की आधिकारिक भाषा होती है। राष्ट्रभाषा जो हमारा हिंदी का हमारे सरकार पर अधिकार है, यहाँ पर हिंदी को कुछ अधिकार हैं कि ये काम हिंदी में होगा, ये काम हिंदी में ही होगा, तो ये आधिकारिक भाषा है हमारी। राष्ट्रभाषा देश के ज़्यादातर हिस्सों और ज़्यादातर लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। और राष्ट्रभाषा हम इसको कह सकते हैं क्योंकि ज़्यादा देर बोली जाती है, मतलब मैक्सिमम जगह पर हिंदी बोली जाती है। लेकिन क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं अलग अलग प्रांतों में, तो थोड़ी कठिनाई का सामना हमें करना पड़ता है। लेकिन फिर भी हम, जैसे एक राष्ट्र के 3 अंग होते हैं, आपको पता होगा किसी देश के 3 मुख्य अंग होते हैं। कौन कौन से? पहला संसद, दूसरा न्यायालय और तीसरा प्रशासन या सरकार। तो इन तीनों में जो भाषा प्रयोग में ली जाती है उसको राजभाषा कहते हैं। तो संसद के सारे कार्य हिंदी में होते हैं, न्यायालय के काम हिंदी में होते हैं और प्रशासन सरकारी काम भी हिंदी में होते हैं, इसीलिए हिंदी को राजभाषा कहते हैं। राज्यों में बोलने वाली भाषा, जो अलग अलग राज्यों में, जैसे गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, इस तरह की जो भाषाएं हैं उनको हम राज्य भाषा या प्रांतीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। तो तीनों में अंतर समझ में आ गया होगा। राज्य भाषा जो अलग अलग राज्यों में बोली जाती है, राष्ट्रभाषा जो किसी देश की भाषा होती है, सब जगह बोली जाती है, उसको कुछ अधिकार होते हैं। राजभाषा ये जो प्रशासनिक, न्यायालयिक और सांसदिक कार्यों में काम प्रयोग की जाती है, उसको राजभाषा। तो हिंदी राजभाषा है। राष्ट्रभाषा का दर्जा अभी भी हिंदी को नहीं मिला। उसके बहुत से कारण हैं। अब अगर हम उन कारणों की बात करें, आपको ये लगेगा कि आप राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्यों पढ़ रहे हैं, आपको क्यों पढ़ाई जा रही है? तो उसका कारण है, तो संवैधानिक स्थिति को पढ़ाने का कारण या मुख्य उद्देश्य ये है कि पहले हमारी हिंदी, उसकी स्थिति कमज़ोर थी, अब धीरे धीरे हम उसको मजबूत कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? जब आज़ादी से पहले, जब हमारा देश पुराने प्राचीन समय में संस्कृत हमारी भाषा थी, जो पुराना समय था, उस समय हमारे जितने भी वेद और पुराण सब लिखे गए वो सब संस्कृत भाषा में लिखे गए। तो पुराने समय में हमारी भाषा संस्कृत थी। उसके बाद मुगल आ गए हमारे देश में। हमारे देश पे तो बहुतों ने हमला किया, बहुतों ने हमारे ऊपर राजकाज किया है। तो जब से मुगल आए तो मुगलों ने अपनी भाषा का बोलबाला कर दिया, यानी हम उर्दू
का प्रयोग करने लगे और फारसी उनकी लिपि का नाम है। जैसे हमारी लिपि का नाम देवनागरी है, ऐसे ही उर्दू भाषा की जो लिपि है उसका नाम फारसी है। तो सब काम, राजकाज सब फारसी में होने लग गए और हमारे ही हिंदुस्तान के जितने लोग थे, चाहे वो किसी भी धर्म के थे, उनको काम उर्दू में करना, फारसी में करना पड़ा। तो जितने भी कानून के काम हैं, संसद के काम है, राजकाज थे, वो सब फारसी में होने लग गए। तो हमारी हिंदी, संस्कृत जो थी वो पीछे छूटने लग गई। धीरे धीरे ऐसा हाल हो गया कि संस्कृत को लोग भूलने लगे और फारसी जो है वो मजबूत हो गई। उसके बाद अंग्रेज आ गए, उन्होंने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया और 200 वर्ष की गुलामी हमने से। 200 वर्ष बहुत होता है किसी भी भाषा को विकसित होने के लिए। अंग्रेजों ने क्या किया, अब उनको उर्दू फारसी नहीं आती थी, तो उन्होंने क्या किया, ना उन्हें हिंदी आती थी, ना उन्हें संस्कृत आती थी, ना उर्दू फारसी आती थी। तो उन्होंने कुछ लोगों को इकट्ठा करके अपनी सरकार में शामिल किया और उनको, जिनको उर्दू आती थी, और उनको धीरे धीरे अंग्रेजी सिखाई। तो अब उनका काम चलने लगा, अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स का, क्योंकि उनको तो फारसी आती नहीं थी। तो हमारे ही लोगों को अंग्रेजी सिखा करके उन्होंने अपना काम चलाया। अब धीरे धीरे वो फोर्स करते थे कि सब काम अंग्रेजी में करो, तो अंग्रेजी का बोलबाला बढ़ गया, अंग्रेजी की स्थिति मजबूत हो गई। और हमारी जो हिंदी, जो हमारी बोलचाल की भाषा थी, जो संपर्क भाषा थी, वो पीछे छूटती चली गई। ऐसा नहीं कि हमने अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया था, हम हिंदी नहीं बोलते थे, हम हिंदी बोलते थे, लेकिन काम काज की भाषा हिंदी कभी भी नहीं बन पाई। हमारी जो अपनी संस्कृत भाषा थी वो भी पीछे रह गई। अब जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जिस समय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उस समय लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए किसी एक भाषा की ज़रूरत थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी भी सबको नहीं आती थी। अलग अलग प्रांतों में लोग रह रहे थे, तो कोई मराठी बोलता था, तो कोई गुजराती, तो कोई हिंदी, तो कोई कुछ। तो अब कोई एक भाषा तो चाहिए जो हम बात कहें और सब लोग समझ जाएं। तो गांधी जी ने गांधी जी और कुछ और लोग, उन सब ने मिल करके एक भाषा का प्रस्ताव रखा। तो गांधी जी तो गुजराती थे, तो ऐसा नहीं है कि हिंदी बोलने वाले लोग हिंदी एरिया के थे, उस क्षेत्र के थे। सभी लोग, जैसे कि राजा राम मोहन राय जो बंगाल से थे, गुजरात से माणिकलाल मुंशी, फिर साउथ से, दक्षिण से गोपाल स्वामी, और स्वयं मोहनदास करमचंद गांधी जी जो कि गुजरात से थे। उन सभी जो बड़े बड़े विद्वान थे, उन सब ने मिल करके एक भाषा का प्रस्ताव रखा कि कोई एक भाषा जो ज़्यादा से ज़्यादा बोली जा रही हो उसको रखा जाए और संपर्क भाषा बना दिया जाए। संपर्क पता है, एक दूसरे कम्युनिकेट कर पाए। तो वहाँ पर ये समझ में आया कि हिंदी को सबने प्रस्ताव रखा कि हिंदी को रख दिया है, क्योंकि ज़्यादातर भाग में हिंदी बोली जाती है। और हिंदी और बहुत सी भाषाएं जो और प्रांतीय भाषाएं हैं, जैसे मराठी है, गुजराती है, उड़िया है, ये सब संस्कृत से डेवलप हुई हैं। तो क्योंकि संस्कृत हिंदी की भी जननी है और ये सब भाषाएं भी संस्कृत, तो लोगों को हिंदी अगर नहीं भी आती तो भी समझना इतना कठिन नहीं था। तो हिंदी को संपर्क भाषा बना दिया गया। अब जब आज़ादी का जो आंदोलन चल रहा था, उसमें नारे लिखे जाते थे, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे, दिल्ली चलो, इस तरह की बातें सब लोग हिंदी में लिखने लगे। और उसकी वजह से ज़्यादा लोगों को पता चला और समाचार पत्र लिखे जाने लगे। उसमें हिंदी में समाचार पत्र लिख के लोगों को प्रेरित किया जाता था कि लड़ो, इस तंत्रता से स्वतंत्रता पाने के लिए उठो, मिलो, एकजुट हो, और उसका फ़ायदा हुआ। तो हिंदी हमारी उसी समय से एक महत्वपूर्ण भाषा बनती चली गई। लेकिन उस समय उसको हिंदी ना कहकर हिंदुस्तानी कहा गया। उस समय इसका नाम रखा गया हिंदुस्तानी। अब इस हिंदुस्तानी भाषा में हिंदी के भी शब्द थे, गुजराती के भी कुछ शब्द थे, उर्दू के भी कुछ शब्द थे। बहुत सी भाषाओं के शब्दों को सम्मिलित कर लिया गया, क्योंकि सब लोगों की कॉमन भाषा बनानी थी। तो हिंदुस्तानी में बहुत सी भाषाओं के शब्दों को सम्मिलित करके एक हिंदुस्तानी भाषा बना दी गई और इसको एक भाषा, संपर्क भाषा और राष्ट्रभाषा का सम्मान मिला। अब सब लोग अपनी राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी मानने लग गए कि ये हमारे देश की भाषा है, हिंदुस्तानी। लेकिन संपर्क भाषा बन गई और धीरे धीरे हिंदी में, अगर आपने हिंदी लिटरेचर का, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा हो, तो पहले हमारा जो साहित्य था, जो किताबें थी हिंदी की, वो पहले ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में लिखी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे खड़ी बोली हिंदी का प्रचार हुआ, जो हिंदी हम लोग आजकल बोलते हैं, ये हिंदी में साहित्य रचा जाने लगा आधुनिक काल में। धीरे धीरे आधुनिक काल में ये जो हमारी बोलचाल की भाषा है, इसमें हमारी हिंदी का प्रयोग होने लगा। तो यानी संपर्क भाषा बन गई, एक दूसरे से बात हम हिंदी में करने लग गए। साहित्य की भाषा भी हिंदी हो गई, साहित्य भी हिंदी में लिखा जाने लगा। जो आजकल की हिंदी, उसमें संस्कृत वाली नहीं,
या मिश्रित हिंदुस्तानी नहीं, जो खड़ी बोली मानक हिंदी है उसमें साहित्य रचा जाने लगा। अब उसके बाद जो परेशानी आई वो कहाँ आई, जब हमने इस हिंदुस्तानी को राजकाज की भाषा बनाना चाहा तो परेशानी आई, क्योंकि हमारी हिंदी में कुछ प्रशासनिक शब्दों को व्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं थे, क्योंकि हिंदी में काम होता ही नहीं था। तो वो जो विधि के और प्रशासन के जो शब्द थे वो उसमें थे ही नहीं, वो तो आम बोलचाल की भाषा थी। तब जब आज़ादी मिलने के बाद जब ये आया कि हमारा संविधान लिखा गया, तब हमने सोचा कि अब तो हमें कोई एक अपनी भाषा चाहिए, हम अंग्रेजी क्यों चलाएं, हमारी अपने देश की एक राजभाषा होनी चाहिए जिसमें हम अपने राजकाज कर सकें। तब हमारे संविधान में 1949 में एक हिंदी राजभाषा के बारे में लिखा गया और हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। अब हमारी हिंदी राजभाषा बन गई और ये कहा गया कि सभी काम हिंदी में होंगे, लेकिन और ये कहा गया कि प्रशासन के, सरकार के, संसद के जो शब्द कम है उसमें वो शब्दावली को बढ़ाया जाए, उसका विकास किया जाए। हमने पहले भी जो प्रयोजनमूलक हिंदी का पाठ पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि प्रयोजनमूलक में समस्याएं क्या है, समस्या क्या है, शब्द निर्माण तो हो रहे हैं लेकिन वो प्रचलन में नहीं है, लोग बोलते नहीं तो लोगों को ज्ञान कम है, तो वो पॉपुलर नहीं हो पा रहे हैं। तो धीरे धीरे शब्द निर्माण किया गया। अब हिंदी में इतनी हमारी हिंदी की शब्दावली रिच है, इतनी संपदा है हमारे पास शब्दों की कि हम कैसे ना कैसे करके हमने बहुत सारे शब्दों का निर्माण कर दिया। लेकिन अभी कठिनाई सिर्फ इतनी है कि उसका प्रयोग कम हो रहा है, क्योंकि हमारे दिमाग में, हमारी जबान पे वही उर्दू फारसी चढ़ी हुई है। कुछ शब्द जो है वो उर्दू में ही हम बोलते हैं, जैसे वकील है, कानून है, ये सब शब्द उर्दू के हैं जो पुराने समय में मुगलों से चले आ रहे हैं। मुकदमा है, तहसील है, ये सब शब्द उर्दू के हैं और वो चले आ रहे हैं, हमारे दिमाग में वही चढ़े। अगर इसका कोई शुद्ध हिंदी शब्द हो भी जाए तो शायद हमें याद नहीं आएगा। तो क्या किया हमने, कुछ उर्दू के, कुछ फारसी के, कुछ गुजराती के, कुछ शब्दों को हमने हिंदी में मान लिया, एज इट इज़ मान लिया कि ये हमारी हिंदी के शब्द हैं, हमने अपनी शब्दावली में समाहित कर लिया और नए शब्दों का निर्माण किया। लेकिन जो हमारा संविधान था उसमें जो अभी 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, यानी हमारे संविधान में हिंदी को स्थान मिल गया कि ये हमारी राजभाषा है। अभी हमारे संविधान में 120, 210 और 343 से 351 तक के अनुच्छेद में हिंदी के बारे में, हिंदी राजभाषा के बारे में सारे नियम यहाँ पर लिख दिए गए। उसके बहुत सारे भाग हैं, उस भाग के कुछ उपभाग हैं जिसे उपबंध भी कहा जाता है, और उनमें उन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरह से हिंदी का प्रयोग होगा, कहाँ कहाँ प्रयोग होगा, हिंदी के क्या कार्य होंगे, हिंदी के क्या अधिकार होंगे और हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी सहभाषा के रूप में कार्य करेगी। तो ये सारा डिटेल हमारे संविधान में हिंदी राजभाषा अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। तो आपको ये सारे अनुच्छेद, ये सारी धाराएं पढ़नी पड़ेंगी और उनके उपबंध भी पढ़ने पड़ेंगे और समझने पड़ेंगे। तो इनको समझने से पहले हमको ये समझना आवश्यक था कि हमें संवैधानिक भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो क्योंकि हमारे राष्ट्र के 3 अंग होते हैं, संसद, न्यायालय और सरकार। उन सब के कामकाज करने के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है, जिसको कि हमने हिंदी चुना है। हिंदी को हमने संवैधानिक दर्जा दे दिया है और उसको अधिकार दे दिया है, उसको हमने अपनी राजभाषा मान लिया है। राजभाषा यानी कामकाज की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा। अब उसके क्या नियम हैं, क्या उसके कार्य हैं, किस तरह से हम प्रयोग करेंगे, कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे और कहाँ कहाँ हमें और किसी भाषा को प्रयोग करने की छूट मिली है, वो हम पढ़ेंगे जब हम उसकी संवैधानिक स्थिति पढ़ेंगे कि संविधान में उस भाषा की क्या स्थिति है, कहाँ रखा गया है। तो ये बातें हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। मुझे लगता है ये जो हमारा परिचय वीडियो है ये आपको समझ में आ गया हो। तो बच्चों, नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को 2-3 बार पहले सुन लीजिए, तो जब हम आप अगला वीडियो पढ़ेंगे हम संवैधानिक स्थिति का, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये वाला पार्ट तैयार रखिएगा और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए बच्चों। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए कि वो भी सब्सक्राइब करें, तब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अगर फ़ायदा मिलेगा तो मुझे खुशी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।